मानसी अपनी पड़ोसन कमला और बेटी अजय के साथ हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। तभी उसकी बेटी निशा वहां आती है, जिसे देखकर मानसी कहती है, अच्छा हुआ मेरी बेटी तू आ गई। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। मुझे तुझसे कुछ काम था। माँ, जब आपने मुझसे इतनी प्यार से बात करी ना, तो मैं तो तभी समझ गई थी कि आपको मुझसे कोई काम ही होगा। तभी आप मुझको इतनी प्यार से बुला रही हो। बेटी तू मुझे ऐसे कैसे बोल रही है? मैं कभी तुझसे प्यार से बात नहीं करती हूँ क्या? माँ, आप क्यों इतना सोच रही हो? अरे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्यार की बोली समझ में नहीं आती है। अगर वहीं उनकी बेइज्जती करो तो वो सब समझ जाते हैं। भाई, आप तो रहने ही दो। मुझसे ज्यादा तो ये चीज आप पर सूट करता है। अरे अब तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। मुझे तुमसे ये कहना था कि कमला आंटी बहुत देर की आई हुई है। तू उनके लिए चाय बनाकर ले आ थोड़ा। अरे जाने दे मानसी, मैं अपने घर जाकर चाय पी लूंगी। मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ जो चाय पी कर ही जाऊंगी। नहीं पीऊंगी तो भी चलेगा। वो सब ठीक है, लेकिन एक कप चाय पीने से क्या होता है? अपने घर की चाय तो तू रोज पीती है। जा बेटा थोड़ा सा चाय बना ले। अपनी माँ की बात सुनकर निशा गुस्से से रसोई में चली जाती है और चाय को बनाते हुए अपने आप से कहती है, एक दिन घर क्या रुक जाओ तो कोई ना कोई काम जरूर करना ही पड़ता है। इससे अच्छा है कि घर से बाहर ही रहो। कम से कम काम तो नहीं करना पड़ता। थोड़ी देर बाद निशा चाय बनाकर कप में छान लेती है और बाहर लेकर जाने लगती है। तभी आधे रास्ते में ही रुक जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, बड़बड़ाने के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने चाय में चीनी डाली है या नहीं। कोई भी चीज कम या ज्यादा हुई ना तो माँ तो पीछे ही पड़ जाएगी कि दिल से नहीं बनाया होगा। एक काम करती हूँ, टेस्ट करके देख लेती हूँ। निशा चाय झूठी करके सबके पास लेकर जाती है और दे देती है, लेकिन अजय चाय लेने से मना कर देता है। कुछ देर के बाद कमला चाय पीकर वहाँ से चली जाती है। तभी अजय निशा से बोलता है, निशा, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? भाई, मैंने क्या किया है? आप तो हमेशा ही मेरे पीछे पड़े रहते हो। मैं तेरे पीछे नहीं पड़ रहा, बस तेरी जो गलत आदत है ना उस पे टोक रहा हूँ। गलत आदत? कैसी गलत आदत? आप कहना क्या चाहते हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ बेटा? तू क्यों निशा के पीछे पड़ा है? पहली बार तो इसने मेरे कहने के अनुसार अपना काम पूरा किया है। माँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन आपको पता है मैंने चाय क्यों नहीं पी? नहीं पता है। क्यों नहीं पी तूने? माँ, आपकी जो बेटी है ना, ये चाय जूठी करके सबको देने आई थी। और आप तो जानती हो कि मैं जूठा ना खाता हूँ ना पीता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना जूठा खाने पीने से ना मुंह में छाले आ जाते हैं। इसलिए मैंने चाय नहीं पी। हे भगवान, ये लड़की नहीं सुधरने वाली। मैंने इसे कितनी बार बोला है कि जब किसी के लिए चाय लेकर आ तो वो जूठी लेकर मत आया कर, लेकिन इसके समझ में कुछ नहीं आता। माँ, ये कोई बच्ची नहीं है जो इसे बार बार समझाया जाए। आप इसे लाड प्यार में ना बिगाड़ देती हो। तू सही कह रहा है बेटा, मैंने ही इसे बिगाड़ दिया है। माँ, मैंने जानबूझकर झूठी नहीं की। वो तो बस मैं चीनी चेक कर रही थी कि चाय में चीनी डाली है या नहीं। उसी समय भाई ने देख लिया। हाँ तो अच्छा हुआ ना, उसी बहाने तेरी चोरी पकड़ी गई। हमारा हो तो चल जाता है, लेकिन तू घर वालों के साथ साथ बाहर वालों को भी अपनी झूठी चाय पिला रही है। माँ, गलती हो गई, आगे से नहीं करूँगी। आगे से ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखियो। घोड़ी जैसी हो गई है, लेकिन अकल एक पैसे की नहीं है। मानसी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद निशा भी अपने भाई को घूरते हुए वहाँ से निकल जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन कॉलेज से आते हुए निशा अपने बड़े भाई को किसी लड़की के साथ पार्क में देख लेती है और अपने आप से कहती है, अब आए ना उठ पहाड़ के नीचे। उस दिन थोड़ी सी चाय झूठी पिलाने पर भैया ने पूरा घर सर पर उठा लिया था और माँ से मुझे डांट भी खिलाई थी। आज देखती हूँ कि किसको डांट पड़ती है। आज के बाद ही कभी मुंह नहीं खोलेंगे मेरे सामने। निशा इतना कहकर अपने बैग से फोन निकालकर उस लड़की और अपने भाई की फोटो चुपचाप से खींचकर वहाँ से खिसक जाती है। कुछ देर के बाद में अजय ऑफिस से घर पहुँचता है कि तभी निशा कहती है, भैया, आज आपको बहुत देर हो गई घर आने में। कहीं फंस गए थे क्या? मैं कहाँ फंसूंगा, सीधे ऑफिस से आ रहा हूँ। इतना जाम था ना, हालत खराब हो गई। एक तो काम पे जाओ, ऊपर से हालत खराब करके आओ। 1 मिनट और देखो तो पूछ भी कौन रहा है जो पूरे दिन सोने और घर में बैठने के अलावा कुछ नहीं करता है। भैया, अब क्या करूँ? मुझे कोई पार्क में ले जाने वाला नहीं है ना, तो घर पर ही सोना पड़ता है। तू कहना क्या चाहती है मुझसे? साफ साफ बोल। ये घुमा फिरा के क्या बात कर रही है? भैया, मैंने आपको आज पार्क में उस लड़की के साथ देख लिया था। मेरे पास तो सबूत भी है, जिसे देखकर आप खुद मान लेंगे कि मैं सच बोल रही हूँ। ये क्या बकवास कर रही है? मैं किसी लड़की के साथ नहीं था। देखो भैया, मुझसे झूठ बोलने का ना कोई फायदा नहीं है। अगर आज के बाद आपने मुझे डांटा तो मैं माँ को सब कुछ बता दूंगी। फिर आपका क्या होगा
ये तो आपको भी पता नहीं होगा। उसके बाद आपको माँ के गुस्से से कौन बचाएगा? तू क्या समझती है, तू कुछ भी बोलेगी मैं मान जाऊंगा? अब तो मानोगे ना भैया, ये फोटो तो आपकी ही है ना या किसी और की है? हाँ वो फोटो मेरी है। देखना तू ना जैसा बोलेगी ना मैं वैसा करूंगा। लेकिन माँ को इसके बारे में कुछ मत बताइयो। ठीक है, आज के बाद मुझे डांटने से पहले ये फोटो याद कर लेना। निशा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन निशा के दादा दादी कुछ दिनों के लिए उसके घर आते हैं। तभी मानसी और अजय वहाँ आते हैं और बोलते हैं, अब मैं आप लोगों की एक भी नहीं सुनूंगी। अब आप दोनों को मेरे साथ यहीं रहना होगा। गांव में कोई भी नहीं है आपकी देखभाल करने वाला। ठीक है बहू, अब तू जो कहेगी हम वैसा करेंगे। अब हमारी भी उम्र हो चुकी है। अब 2 वक्त का खाना और पूजा पाठ के अलावा क्या ही काम है हमारे पास। दादाजी अगर आप जाना भी चाहेंगे ना तो हम आपको जाने नहीं देंगे। अब आप तो हमारे साथ ही रहेंगे। ससुर जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। माँ आप रुकिए, कहाँ जा रही हो आप? दादाजी आए हैं, दादी आई है। अरे उनके साथ बातचीत कीजिए। और निशा तो किचन में ही है, आवाज लगा तो वो ले आएगी बनाकर। हाँ सही कहा बेटा तूने। हाँ माँ, आपने बुलाया मुझे? बेटा अपने दादा दादी के लिए चाय बना कर ले आ थोड़ा, बेचारे बहुत दूर से आए हैं। जी माँ ठीक है, अभी बनाती हूँ। बहू जब तक निशा चाय बना रही है तब तक हम लोग नहा लेते हैं। इतनी दूर से आए हैं और वैसे भी हम लोगों ने 4 धाम कर रखा है, तो बिना नहाए कुछ भी खा पी नहीं सकते। ठीक है ससुर जी, जब तक चाय बन रही है आप लोग नहा धो लीजिए। मैं आपके लिए कमरे में चाय भिजवा देती हूँ। हाँ ठीक है, वही अच्छा रहेगा। दोबारा सीढ़ी उतरने की हिम्मत नहीं है अब। अजय अपने दादा दादी को लेकर कमरे में चला जाता है। कुछ देर के बाद निशा उनके लिए चाय लेकर आती है। दोनों चाय पानी करके आराम करने लगते हैं। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन निशा के दादा टहलने के लिए गार्डन में निकलते हैं। तभी उनकी नजर निशा पर जाती है, जो कि किताब लेकर धूप में बैठी होती है। तभी उसके दादा उसके पास आते हैं और बोलते हैं, निशा बिटिया, धूप देख कितनी अच्छी निकली है। ये सुहानी सी धूप के साथ अगर चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। एक काम कर, जा 1 कप चाय बनाकर ले आ। मुझे तो पता ही था दादाजी यही कहने आए होंगे। अरे बोल भी बिटिया, बनाएगी ना चाय? हाँ क्यों नहीं दादाजी, आप बैठो, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। निशा फोन चलाते हुए रसोई में चली जाती है और चाय चढ़ा देती है। लेकिन अपनी झूठी करने वाली आदत के चलते वो जिस चम्मच से चाय चलाती है उसी से चाय निकालकर टेस्ट कर लेती है और दोबारा फिर वही चाय का चम्मच घुमाकर अपने दादा को वो चाय दे आती है। चाय पीने के कुछ देर बाद ही उसके दादा के मुंह में छाले हो जाते हैं और वो दर्द से तड़पने लगता है। उन्हें तकलीफ में देखकर वो सबके सामने अपनी गलती मान लेती है और आगे से कभी भी किसी को झूठी चाय ना देने का वादा करती है। संजना एक बहुत ही नरम दिल की लड़की थी जो कि हर किसी की मदद किया करती। संजना की सास उषा काफी देर से संजना को आवाज लगा रही थी, बहू, अरे ओ बहू कहाँ है? आज खाना बनेगा या नहीं? उषा के कई बार आवाज लगाने के बाद भी संजना का कोई जवाब नहीं आता। उषा जब संजना के कमरे में जाती है तो उषा को वहाँ भी संजना नहीं दिखती। बहू घर में भी नहीं है, अपने कमरे में भी नहीं है, आखिर गई तो गई कहाँ बहू? सांप! अरे कोई है यहाँ? क्या सांप सांप! उषा चिल्लाते हुए अपनी बहू के कमरे के बाहर से कुंडी लगाकर वहाँ से भाग जाती है। उषा काफी डरी हुई थी, इसीलिए वो अपने बेटे हेमंत को भी ऑफिस से घर जल्दी बुला लेती है। क्या हुआ माँ, आपने इतनी जल्दी मुझे ऑफिस से घर क्यों बुलाया है? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बेटा बहू के कमरे में सांप है, मैंने बाहर से कुंडी लगा दी है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या कहा, सांप? माँ संजना तो ठीक है ना, कहाँ है वो? बेटा संजना बहू तो मुझे कहीं भी नहीं मिली। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं सांप ने बहू को काट तो नहीं लिया ना, क्योंकि मैं कब से बहू को आवाज लगा रही हूँ, बहू कोई जवाब ही नहीं दे रही है। उषा और हेमंत दोनों बातें कर रहे थे। तभी संजना के कमरे से दरवाजा खटखटाने की आवाजें आ रही होती हैं। माँ जी, हेमंत जी, कोई है बाहर? दरवाजा खोलो। ये दरवाजा किसने बंद किया? कोई है बाहर? दरवाजा खोलो, मैं अंदर कमरे में हूँ।
दरवाजा खोलो। माँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? संजना की आवाज सुनकर हेमंत और उषा दोनों हैरान हो जाते हैं। उषा दरवाजा खोलती है। बहू तू यहाँ? अरे तेरे कमरे में तो सांप था। बहू तुझे काटा तो नहीं? तू ठीक तो है ना? नहीं तो माँ जी, यहाँ कोई सांप नहीं है। और ये दरवाजा किसने बंद किया था? बहू तू झूठ क्यों बोल रही है? मैं तुझे कब से पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। तेरे कमरे में भी गई थी, लेकिन तू मुझे वहाँ नहीं मिली। और अब तू कमरे से कहाँ निकली? सांप कहाँ गया? माँ जी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं तो यहीं अपने कमरे में सो रही थी, और सांप कैसे आएगा मेरे कमरे में? माँ जी, आप भी ना सांप वाली फिल्म देखी होगी और हर जगह आपको सांप ही दिख रहा है। हाँ माँ, आपको वहम हुआ होगा, वरना संजना को तो पता चल जाता ना कि उसके कमरे में सांप है। और ये भी तो देखो कि आपके सामने आई है संजना कमरे से बाहर। ये बहू झूठ क्यों बोल रही है? मैंने अपनी आंखों से देखा था, बहू कमरे में नहीं थी और सांप भी आया था कमरे में। लेकिन सांप का तो पता नहीं कहाँ चला गया, और बहू भी निकल आई कमरे में से। उषा को अपनी बहू पर थोड़ा शक हो गया था कि वो अचानक से कमरे से कैसे निकल कर आई, लेकिन संजना ने हेमंत के आगे अपनी सास की बात को झूठा बना दिया। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। एक दिन उषा बाहर से घर आती है कि तभी उसकी नजर अपनी बहू पर पड़ती है, जो कि एक नागिन के रूप में बदल गई थी। अपनी बहू को नागिन बनते देखकर वो कहती है, मेरा शक सही था, बहू ने मुझे झूठ बोला, लेकिन मैंने अपनी बेटे की शादी एक नागिन से करवा दी। ये तो एक एक करके मुझे और मेरे बेटे को मार देगी। मुझे इसका सच बाहर लाना ही होगा। उषा को अपनी बहू का नागिन बनने का राज पता चल गया था। उषा अभी अपनी बहू की सारी सच्चाई बाहर नहीं लाती। उषा तो अपनी बहू से अब काफी डर गई थी, इसीलिए वो अब अपनी बहू से डर कर रहती। एक दिन उषा अपने बेटे हेमंत के पास आती है। हेमंत बेटा, उस दिन मैं तुझे सच बोल रही थी कि बहू के कमरे में सांप था, लेकिन वो पूरा सच नहीं था। माँ, आप क्या बातें कर रही हो? आप फिर से उस दिन की बात लेकर बैठ गई हो। वो बात भी सच थी और मैं भी सच बोल रही थी। तुझे पता है, बहू नहीं बल्कि एक नागिन है। माँ, आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं यही बोल रही हूँ। कल मैंने संजना को नागिन बनते हुए देखा। वो एक इच्छाधारी नागिन है। बस माँ, बस अब बिना बात के संजना पे इल्जाम मत लगाइए प्लीज। तुझे लग रहा है मैं बहू के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? तो ठीक है, अब देख मैं कैसे बहू का सच सबके सामने लाती हूँ। तू चल मेरे साथ। उषा इतना बोलकर हेमंत को अपने साथ संजना के कमरे में लेकर जाती है, जहाँ संजना सो रही थी। उषा संजना के ऊपर बेल पत्र के पत्ते डाल देती है। माँ, ये क्या कर रही हो आप? बेल के पत्ते क्यों डाल रही हो उस पे? अरे तू रुक, देख थोड़ी देर में कैसे बहू नागिन बनेगी। उषा और हेमंत दोनों वहीं खड़े थे। कुछ देर तक संजना नागिन नहीं बनती, लेकिन कुछ देर बाद संजना नागिन रूप में बदल जाती है। संजना को नागिन रूप में देखकर हेमंत, उषा दोनों ही काफी डर जाते हैं। संजना, तुम एक नागिन हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो तुम हमें मत मारना। बहू माफ कर दे अगर हमसे कुछ भी हुआ है, लेकिन तू हमें डस मत लियो। माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? नागिन होने की बात तो मैंने आप लोगों से छुपाई है, फिर आप क्यों माफी मांग रही हैं? और मैं आप दोनों को क्यों डसूंगी? तू नागिन है नागिन। ना मुझे तुझसे कोई परेशानी है, ना कोई शिकवा है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि मेरे बेटे को एक नागिन के साथ नहीं रहने दे सकती हूँ। माँ जी, मैं नागिन जरूर हूँ, लेकिन ज्यादा समय तक मैं नागिन रहने वाली नहीं हूँ। और ये नागिन रूप मुझे किसी ने दिया है। किसी ने दिया है? क्या मतलब? क्या मतलब बहू? तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बता। एक दिन संजना अपनी सहेली के घर जा रही थी। तभी संजना की नजर एक घायल औरत मंजुला पर पड़ती है, जो सुनसान सड़क पर घायल हालत में एक तरफ पड़ी थी। संजना उसे देखकर उसके पास जाती है। आपको इतनी चोटी कैसे लगी? आप यहाँ अकेले क्यों हैं? आपको जाना कहाँ है बताइए, मैं आपको लेकर चलती हूँ वहाँ। या फिर चलिए पहले मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, आपको दवाई करवा देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। अब मेरा ये आप क्या बोले जा रही हैं? आपको कोई बीमारी हो गई है क्या जिसका इलाज नहीं है? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शहर में बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो आपका इलाज कर सकते हैं। नहीं बेटा, तू भली लग रही है, तभी मैं तुझे बता रही हूँ। मैं कोई आम इंसान की तरह नहीं हूँ। क्या मतलब है आपका? अब इंसान नहीं हो? मेरा यही मतलब है कि मैं एक नागिन हूँ और मुझे श्राप मिला है। कैसा श्राप मिला है? आप मुझे पूरी बात बताइए। अगर मैं आपकी किसी भी तरह से कोई मदद कर पाऊंगी तो मैं जरूर करूंगी। बेटा, मैंने एक साधु का अपमान किया था
और उन्होंने ही मुझे श्राप दिया है। आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको श्राप से कैसे मुक्त करवा सकती हूँ। कोई तो उपाय होगा ना इसका। मुझे उन्होंने बताया था जब मैं अपनी जिंदगी के अंतिम चरण में आऊंगी तो मुझे बहुत दर्द होगा, मैं तड़प तड़प के मरूंगी, यहाँ तक कि कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं होगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था तो उन्होंने बताया था कि अगर मुझे माफ़ी चाहिए तो कोई ऐसा इंसान जो मेरी शक्तियों को अपनाए और नागमणि को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सके, कोई मेरी मदद करेगा तभी मेरी जिंदगी सरल होगी। वो इंसान कौन होगा मुझे बताइए, मैं उस इंसान को लेकर आऊंगी। बेटी, मेरी ऐसी हालत देखकर केवल तू ही मदद के लिए आई है। मैं इतने समय से भटक रही हूँ, मेरे लिए ये काम तू ही कर सकती है। क्या मैं करूं? लेकिन मैं कैसे, मेरे पास तो कोई शक्तियां भी नहीं हैं। मेरी शक्तियों को तू अपनाएगी और दुनिया की नजरों से बचाकर भी रखेगी ये राज। माँ जी, मैंने उनकी मदद के लिए ही ये नागिन रूप अपनाया है। बहू, तूने बस किसी अनजान की मदद के लिए तूने इतना बड़ा कदम उठाया। माँ जी, वो मंजुला माई इतनी परेशानी में थी, अगर मैं भी उन्हें ऐसे ही छोड़ देती तो मुझे अपने इंसान होने पर शर्म आती। बहू, तूने बहुत ही अच्छा काम किया है, मुझे गर्व है अपनी नागिन बहू पर। लेकिन बहू, नागमणि को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है ना तूने? नहीं माँ जी, पूर्णमासी की रात में ही ये काम हो सकता है। संजना की सच्चाई सबके सामने आती है और उषा को अपनी बहू पर बहुत गर्व होता है। कोकिला की बहू मारिया अंग्रेजन थी। उसके लाइफस्टाइल में और कोकिला के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क था। दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। आए दिन दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती। ना कोकिला अपनी बहू को समझने के लिए तैयार थी और ना ही मारिया अपनी सास को। दोनों के बीच में अंकित पिस रहा था, जो कि ना तो अपनी माँ कोकिला की तरफ से कुछ बोल सकता था और ना ही अपनी पत्नी मारिया की तरफ से। एक दिन सुबह के समय कोकिला रसोई में आती है और मारिया को नाइट सूट में रसोई में पानी गर्म करते देखकर बोलती है, हे राम रे, क्या कर दिया तूने बहू। जब से इस घर में आई है मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। पता नहीं मेरे बेटे के सर पर कौन सा जादू टोना किया है तूने कि विदेश नौकरी करने गया और ले आया वहाँ से अंग्रेजन को मेरी बहू बनाकर। जादू टोना क्या होता है सासू मॉम? हमको तो ये सब नहीं आता है, क्या आप हमको ऐसा करना सिखाएंगी? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुझे ये सब करना सिखाऊंगी? तो ये सब बातें छोड़ और पहले मेरी रसोई से बाहर निकल। तू सोकर उठते ही मेरी साफ सुथरी रसोई में आ धमकी, वो भी बिना नहाए धोए। सासू मॉम, आप सुबह सुबह ना योग किया कीजिए, आपको खुद सा काम आएगा। और हम किचन से क्यों जाएगी? हम तो यहाँ पानी गर्म करने आई है, हमें सुबह सुबह गर्म पानी पीने का आदत है। कोकिला अपनी अंग्रेजन बहू को बिना नहाए धोए रसोई में आने के चलते सुना ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसके पैरों पर जाती है और वो उसे चप्पल पहने हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहने लगती है, मेरी पवित्र रसोई को अपवित्र कर दिया तूने तो। बिना नहाए धोए रसोई में चली आई थी, वो कम था क्या जो चप्पल भी पहन कर आ गई? क्या करूँ मैं अपनी इस अंग्रेजन बहू का भगवान। सासू मॉम, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हो? हमने ऐसा क्या कर दी है जो आपको गुस्से से लाल हो गई? कोल्ड ड्रिंक निकालो फ्रिज से, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगी। मुझे यहाँ गुस्सा आ रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? एक बात बता, तेरे विदेश में सब ऐसे ही चप्पल पहनकर रसोई में काम करते हैं क्या? हाँ सासू मॉम, वो हमारे यहाँ सब ऐसे ही काम करती है, स्लीपर डालकर। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि हमारे घर यहाँ रसोई में भगवान का वास होता है और हम बिना नहाए धोए या चप्पल पहनकर नहीं आते हैं, समझी? कोकिला इतना कहकर अपनी अंग्रेजन बहू का हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर धक्का मार देती है और मारिया जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी उसका पति अंकित वहां आकर उसे संभाल लेता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आपका ये क्या तरीका है घर की बहू से बात करने का? अरे जिस तरह से आपने उसे धक्का मारा, उसे कहीं चोट लग जाती तो? लग जाती तो मेरी बला से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू जिसे मेरी बहू कह रहा है उसके अंदर बहू वाले कोई लक्षण ही नहीं है। ना कपड़े पहनने का कोई तरीका है, ना ही बात करने की तमीज, ना ही हिंदू रीति रिवाज का कोई ज्ञान। अंकित बेबी, your mother is very rude. I think we should go back to London. I can't stay here. Sorry. अंकित, तेरी अंग्रेजन बीवी क्या गिटपिट कर रही है अंग्रेजी में? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जल्दी बता क्या बोल रही है ये? पक्का मेरी बुराई ही कर रही होगी।
नहीं माँ, ये आपकी बुराई नहीं कर रही थी। जो बोल रही है वो मुझे ही बोल रही है, आपको नहीं। प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, अरे आपस में लड़ाई करना बंद करिए। और माँ, मैं मानता हूँ कि आपकी बहू अंग्रेजन है, अरे लेकिन ये दिल से बहुत अच्छी है। एक बार आप इसे समझने की कोशिश तो करिए। मुझे कुछ नहीं समझना है, किसी को भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मेरे नसीब में अच्छी बहू का सुख है ही नहीं। कोकिला इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, लेकिन कोकिला अपनी अंग्रेजन बहू से सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। तभी एक दिन वो मार्केट से लौट रही थी और तभी उसकी पड़ोसन विनीता उसे रोकते हुए कहती है, कोकिला, हम कब से तेरी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई की दावत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तू है कि दावत का नाम तक नहीं ले रही है। तू अपनी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई करेगी भी या नहीं? हम सभी लोग ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि एक अंग्रेजन बहू अपनी पहली रसोई में क्या बनाएगी। काहे की पहली रसोई विनीता? पहली रसोई की रस्म तो जब होगी ना, जब मेरी अंग्रेजन बहू को कुछ बनाना आता होगा। लेकिन वो अंग्रेजन क्या जाने हमारे यहाँ के रीति रिवाज। बहू के मामले में तो मेरी किस्मत ही खराब है। कोकिला, ऐसा क्यों बोलती है? अब जो भी है, जैसी भी है तो तेरी बहू ना। अगर उसे नहीं आता तो सिखाने की कोशिश कर। देखने से तेरी बहू मुझे घमंडी नहीं लगती है। विनीता, दूर के ढोल सबको ही सुहाने लगते हैं, जब उन्हें खुद बजाना पड़े तब पता चले। कोकिला और विनीता की सारी बातें घर के दरवाजे पर खड़ी उसकी अंग्रेजन बहू सुन रही थी, जिसे सुनकर वो अपने मन में कहती है, सासू मॉम का दिल जीतने का ये अच्छा तरीका है। अगर हम हिंदुस्तानी स्टाइल में सारा खाना बनाकर अपनी ये पहली रसोई का रस्म पूरा कर ले तो शायद सासू मॉम हमें पसंद कर लेगी। मारिया इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति से अपनी सास की पसंद की इंडियन फूड के बारे में पूछती है, जिस पर अंकित उसे अपनी माँ की सारी मनपसंद चीज बताता है। जिसके बाद मारिया सभी इंडियन खाने की रेसिपी YouTube से देखने और बनाने की प्रैक्टिस करना शुरू करती है। समय बीतता है, तभी एक दिन वो हॉल में बैठी थी और तभी उसकी पड़ोस की सभी औरतें वहाँ आती है, जिन्हें देखकर कोकिला दंग रह जाती है और कहती है, अरे अरे, कहाँ चल रही हो? सभी के सभी मेरे घर पर। यहाँ कोई भंडारा लगा हुआ है? भंडारा लगा नहीं है, लगने वाला है। हम यहाँ तेरी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई की दावत में आए हैं। ये पहली रसोई ऐसी होगी जिसमें हमें सास ने नहीं बल्कि बहू ने बुलाया है। ये तो क्या बोल रही है? मेरे घर में मेरी बहू की पहली रसोई की दावत है और मुझे ही नहीं पता। बहू को तो मैं बताती हूँ। तुझे जो करना है कर, लेकिन हम तो दावत खा कर ही जाएंगे। खाकर तो जब जाएगी ना, जब तुझे कुछ खाने को मिलेगा। मेरी बहू को कुछ बनाना आता ही नहीं है, मैं बोल रही हूँ तुझे। कोकिला अपनी पड़ोसनों के सामने अपनी अंग्रेजन बहू की बुराई ही कर रही होती है। तभी मारिया साड़ी पहनकर वहाँ आती है और कहती है, खाना तैयार है सासू मॉम, चलिए सबके साथ मिलकर आप भी अपनी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई का खाना खाइए। ये क्या, आज तूने साड़ी भी पहनी है? लेकिन बहू, तूने इंडियन बहू की तरह साड़ी तो पहन ली, लेकिन इंडियन खाना कैसे बनाएगी? सासू मॉम, मुझे जो भी बनाना आता था मैंने बना दिया। एक बार आप खाकर तो बताओ कैसा बना है। मारिया के बार बार कहने पर कोकिला सभी पड़ोस की औरतों के साथ खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है और डाइनिंग टेबल पर सारे डिशेस इंडियन और अपनी पसंद की देखकर वो दंग रह जाती है। कुछ देर बाद मारिया सब के लिए खाना लगाती है। खाना खाते ही सब लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। खाना खाने के बाद कोकिला का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है। तभी मारिया कहती है, सासू मॉम, ये सब खाना हमने आपके पीछे से ही पूछकर बनाई है। अगर कोई कमी रह गई हो तो माफ करिएगा, आगे से हम ध्यान रखेगी। हमने ये सब बस इसलिए किया ताकि आप हमको पसंद करें। हमारी लड़ाई की वजह से अंकित परेशान रहती है तो हमको अच्छा नहीं लगता। कोकिला, अब तू क्या सोच रही है? जिस लड़की को ठीक से हिंदी भी नहीं बोलने आती, उस लड़की ने तेरे लिए इतनी जल्दी इंडियन खाना बनाना सीख लिया। तुझे और क्या चाहिए? धीरे धीरे ये बिल्कुल वैसी बन जाएगी जैसी तू चाहती है। अब तू जल्दी से इसे नेक देकर अपनी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई की रस्म पूरी कर। तो सही कह रही है विनीता, मुझसे ही अपनी बहू को समझने में भूल हो गई। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। हो सके तो अपनी सासू मॉम को माफ कर दियो। कोकिला इतना कहकर अपनी बहू को गले से लगा लेती है, साथ ही अपने हाथों से सोने के कंगन उतारकर अपनी बहू को उसकी पहली रसोई के नेक में देती है
और उसके साथ खुशी से रहने लगती है। मंजली एक बेबाक लड़की थी जो कि किसी की मर्जी के हिसाब से जीना पसंद नहीं करती थी। उसे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जीना पसंद था। वो कभी भी घर पर आती और कभी भी घर से बाहर जाती। उसके आसपास के सभी लड़कों से जान पहचान थी और ये सब बातें उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और एक दिन पायल कहती है, अरे मंजली, ये सब क्या है? तू इतनी देर रात बाहर क्यों रहती है? मैं तुझसे कुछ कहती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तू रात भर बाहर रहे और लड़कों के साथ घूमे। थोड़ा हमारी इज्जत का भी ख्याल कर लिया कर। क्या प्रॉब्लम है माँ आपको मेरे घर से बाहर रहने से? अरे बहुत प्रॉब्लम है। जब तू इतनी देर रात घर किसी न किसी लड़के के साथ आती है तो सुबह में आस पड़ोस की औरतें मुझे ताना मारते हुए कहती हैं कि तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तुझे ज्यादा छूट दे दी है। अरे तो आपको बाकी लोगों से क्या लेना देना? मैं आपकी अपनी हूँ या वो लोग? और वैसे भी वो सभी लड़के मेरे दोस्त हैं। अरे रहना तो हमें इसी समाज में है ना। और ये बता, तेरे सारे लड़के ही की दोस्त हैं, लड़कियां क्यों नहीं है? और ऐसे कौन से दोस्त होते हैं जो रात में ही तुझे घर छोड़कर जाते हैं? और हर रात एक नया लड़का ही क्यों आता है? अरे माँ आप सब ये बकवास मत करो मेरे साथ। चलो मैं जा रही हूँ, मुझे बाहर जाना है। बाय। देख बेटी, अब भी वक्त है कि संभल जा, वरना मजबूरन ही मुझे तेरी शादी करवानी पड़ेगी। और जब वहाँ तेरी सास तुझे ये सब कहेगी तो तुझे पता चलेगा कि मैं क्यों तुझे समझाती हूँ रोज। अरे माँ तब की तब देखेंगे, आप इतनी चिंता मत करो मेरी। अभी मुझे बाहर जाना है। बाय। इतना कहकर मंजली घर से अपनी माँ की बात बिना सुने ही निकल जाती है। और पायल मंजली की इन हरकतों से बहुत परेशान हो जाती है और अब इसका हल ढूंढने के लिए पायल मंजली की शादी करवाने की ठान लेती है। यूं ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन पायल मंजली से कहती है, सुन मंजली, मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है जिससे तेरी शादी हो। लेकिन अगर मैं कल उसे और उसके घर वालों को बुलाती हूँ तो तू कुछ न कुछ गड़बड़ कर कर उन्हें भगा देती है। इसलिए मैंने तेरी लड़के के साथ कल मीटिंग फिक्स कर दी है। तुझे उससे मिलने जाना है कल। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गड़बड़ हो। अरे माँ मैंने आपको कितनी बार कहा है ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, फिर ये सब क्यों? मैंने तुझे कह दिया ना, अब जैसा कहा है वैसा ही कर, समझी तू? मुझे कल कोई ड्रामा नहीं चाहिए। अब मजबूरन मंजली को पायल की बात माननी पड़ती है। अगली सुबह मंजली की माँ उसे सूट सलवार में घर से बाहर डेट के लिए भेजती है। लेकिन मंजली भी कहाँ सुधरने वाली थी। वो भी बाहर किसी शॉप के वॉशरूम में जाकर कपड़े बदल लेती है और छोटी सी ड्रेस पहनकर डेट पर चली जाती है, जहाँ उसे सागर नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ही आकर्षित आवाज में कहती है, हेलो, आर यू सागर? यस, एंड यू मंजली? Oh please, don't call me मंचली, call me मन, only मन, okay? अच्छा ठीक है मिस मन, आइए बैठिए। मंजली के कपड़े देखकर सागर को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वो उससे पूछता है, क्या खाना चाहेंगी आप? जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं लगता यहाँ मिलेगा। मैं बहुत महंगा खाना खाती हूँ। आपके पास 50,000 के आसपास पैसे हैं ना? आप पैसों की चिंता मत करो, आप चाहे जो मर्जी मंगवा लो, आपको मिल जाएगा। आप बस ये बताइए कि आपको खाना क्या है। अब मंजली बहुत महंगी महंगी चीजें ऑर्डर कर देती है और जब खाने की बात आती है तो खाना खराब है कहकर वहाँ से झगड़ा करने लगती है। जिसके बाद सागर उसे एक पार्क में लेकर जाता है, जहाँ पर काफी सारे लड़के और लड़कियाँ थी, जहाँ पर कुछ लड़के मंजली को देखकर उस पर लाइन मारते हैं और ये देखकर मंजली उसके पास जाकर कहती है, हेलो बॉय, क्या आज रात तुम फ्री हो? अरे मैं तो रोज रात को फ्री रहता हूँ, बताओ आपको क्या काम है मुझसे? सोच रही थी आजकल मेरी रातें तन्हा बीत रही हैं, इसलिए सोचा कि किसी के साथ ये तन्हाई बांट लूं। अरे ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। ये सब बातें सागर सुनकर मंजली का हाथ पकड़कर उसे दूर ले जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे किसी भी लड़के को अपने साथ रात में कहीं भी ले जाने के लिए क्यों कह रही हो तुम? अरे यार वो क्या है ना, जब तक मेरे साथ रात में कोई हो ना तो मेरी रातें नहीं निकलती। तभी मैंने सोचा उससे पूछ कर देखूं। अब तो ये पक्का शादी से मना कर देगा। अरे तो ऐसा कहना था ना, मैं किस लिए हूँ। देखो अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। अरे बाबा तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे हर रात 2 दोस्तों की जरूरत होती है। मैं पूरी रात पार्टी करती हूँ और सुबह होने के बाद घर आती हूँ और दिन भर सोकर रात को फिर निकल जाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं शादी के लिए बनी हूँ, समझे? ठीक है, लेकिन एक बार मुझसे शादी करके देखो, फिर कभी तुम्हें 2 लड़के की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरी रात घर से बाहर रहती हूँ,
पार्टी करती हूँ। कल को तुम्हारे घर वाले यही कहेंगे कि हमारा बेटा कैसी कैरेक्टरलेस बहू को घर ले आया है। वो सब मैं देख लूंगा, बस तुम ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं। अरे इतना क्या मरे जा रहे हो तुम मुझसे शादी करने के लिए? तुम्हारा ये बेबाक अंदाज, तुम्हारी सोच, लुक, रहने का तरीका, स्टाइल सब बहुत अट्रैक्टिव है। मंजली सागर की बातों से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो उससे शादी के लिए राजी हो जाती है, जिसके कुछ दिनों बाद ही मंजली और सागर की शादी होती है। जिसके बाद अब ससुराल में भी मंजली की देर रात तक बाहर रहने की आदत थी और एक दिन उसकी सास अपनी बहू को रोज रात घर में लेट आती हुई देखकर कहती है, बहू ये क्या हरकतें हैं? इतनी देर रात तक शरीफ घर की औरतों का घर से बाहर रहना अच्छा नहीं होता। अरे माँ जी, ये अच्छी बुरी औरतें क्या होता है? आखिर हैं तो सब औरतें ही ना। और ये क्या लगा रखा है आपने? रात को यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। अरे मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊँ, आप क्यों टोकती हैं मुझे? अरे ये मेरा घर है, तुम मेरी बहू है, तो टोकने का भी तो मुझे ही हक है ना। आस पड़ोस के लोग देखते हैं तो कहते हैं कि कामिनी की बहू तो कैरेक्टरलेस है, हर रात देर से घर आती है और लड़कों के साथ आती है। अरे माँ जी, जब मेरे पति को मेरे बाहर रहने से दिक्कत नहीं है तो आप क्यों इतना उछल रही हैं? बस बहुत हो गया, अब से तू रात में कहीं नहीं जाएगी। मैं खुद रात में घर के गेट का ताला लगाकर सोया करूंगी। इतना कहकर कामिनी वहाँ से चली जाती है और फिर कामिनी मंजली को घर से बाहर कहीं जाने नहीं देती और अब सागर भी घर से काफी दिनों तक बाहर रहा करता। तो मंजली ने पास के लड़कों को फंसाना शुरू कर दिया। एक सुबह मंजली अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी, तभी वहाँ सामने वाले घर में एक लड़का अपने घर की खिड़की पर खड़ा था और उसे देखकर मंजली इशारे करना शुरू करती है और सामने से लड़का भी उसे देखकर समझ जाता है और फिर मंजली उसे किसी न किसी बहाने से अपने घर में आने के इशारे करती और ऐसा ही होता। कुछ ही देर में एक लड़का एक बॉल को अपनी खिड़की से मंजली की खिड़की में फेंकता है और उसे लेने के बहाने उसके घर आता है, जहाँ पर उसकी सास कामिनी थी। आंटी जी, वो मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो मेरी बॉल आपके घर के किसी कमरे में गिर गई, तो क्या मुझे वो बॉल मिल जाएगी? अच्छा रुक, मैं बहू से कहती हूँ बॉल लाने के लिए। बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? कामिनी मंजली को बहुत आवाज देती है पर वो नीचे नहीं आती और फिर कामिनी रोहित को ही ऊपर जाकर बॉल ले आने को कहती है। जिसके बाद रोहित ऊपर जाता है और मंजली के कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद भी जब रोहित नीचे नहीं आता तब कामिनी ऊपर जाकर रोहित को देखती है तो वो मंजली के कमरे में उसके साथ किस कर रहा था और ये देखकर कामिनी गुस्से से कहती है, बहू ये क्या हो रहा है? माँ जी आप यहाँ? हाँ मैं, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? और ये लड़का भी इसीलिए बॉल का बहाना करके आया था। अरे आंटी जी, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो आपकी बहू ने यहाँ आने को कहा था। मुझे कुछ मत कहना, आपकी बहू कैरेक्टरलेस है, उसे कहो जो कहना है, मैं तो जा रहा हूँ। मुझे पहले तुझ पर बस शक था और जब मुझे सब आकर कहते थे कि तेरी ऐसी हरकतें हैं तो मैं उनकी बात नहीं मानती थी, लेकिन आज तेरी ये हरकतें देखकर सच में पता चल गया है कि तू एक कैरेक्टरलेस है। इतना कहकर कामिनी मंजली को घर से ही बाहर निकाल देती है। महेश काफी गरीब था, वो अपने घर का एक वक्त का खर्चा चला पाता यही बहुत था, लेकिन महेश की मजबूरी उसके घर में उसका 9 साल का बेटा और पत्नी चंदा नहीं समझ पाते थे। उनकी हर रोज की फरमाइशें जारी रहती, जिसमें से कुछ तो महेश पूरी कर देता लेकिन कुछ वो पूरी नहीं कर पाता। अब एक रोज देर रात महेश थका हारा घर आता है, लेकिन वो देखता है कि उसके घर का गेट खुला है लेकिन घर पर कोई नहीं है। ये देखकर महेश अपने बेटे और बीवी को आवाज लगाता है, चंदा, रवि, कहाँ हो तुम लोग? ना जाने बिना बताए ये लोग घर का गेट खोलकर कहाँ को चले जाते हैं। अब महेश हाथ मुंह धोकर फिर से अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। इस बार भी कोई जवाब नहीं आता और तो और अब महेश अपनी पड़ोसन विमला के घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी और बेटा वहीं बैठकर टीवी देख रहे हैं। अब विमला महेश को देखकर कहती है, बेटा महेश आ गया काम से? ये रही तेरी बीवी चंदा, आज शाम से यही है सब। अरे मुझे तो समझ नहीं आता, टीवी हो गया कि बवाल हो गया। जब देखो तब टीवी में खुद तो घुसी ही रहती हो और तो और इसे भी नालायक बना दिया है। चैन से जीने भी नहीं दोगे तुम। खाना तो था ही घर पर, खाकर सो जाते ना। इतनी अच्छी फिल्म चल रही थी यहाँ पर। हाँ पापा, आपको भी अभी आना था, कितना मजा आ रहा था। चुप करके घर चलो और तुम खाना बनाओ, मैं सुबह का खाना नहीं खाऊंगा, समझी?
चंदा अपनी पड़ोसन विमला के घर में अपने घर का कामकाज छोड़कर टीवी देखने में लगी हुई थी। उसे कोई मतलब नहीं था कि वो भूखा सो जाए या फिर उसका बेटा भूखा सो जाए। उसे एक बार टीवी के पास बैठने के बाद 2-3 घंटे कोई नहीं उठा सकता था। महेश अपनी बीवी की इस आदत से बहुत परेशान था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अपनी बीवी को समझा देता, लेकिन फिर भी उसका रवैया वही रहता। अब अगली सुबह महेश जब काम पर जाने लगता है तो अपने बेटे रवि से कहता है, ठीक से स्कूल जाना और समय पर घर लौटना। पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आज ना टार्जन मूवी आने वाली है टीवी पर। विमला आंटी के घर मुझे समय से जाना है, वरना मेरी मूवी छूट जाएगी। मैं चलता हूँ पापा, अभी के लिए टाटा बाय बाय। देखो ये तुम्हारी आदतों की वजह से इतना बिगड़ गया है। तुमने इसे कुछ सिखाया होता ना तो आज ये अपने बाप से ऐसे बोल कर नहीं जाता। यही उम्र है खेलने कूदने की, जाने दो, बच्चा है जी। अरे यही उम्र है पढ़ने लिखने की, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। कल को ये भी मेरी तरह किसी का काम करेगा। आपको इतना कहा कि टीवी ला दो, लेकिन मेरी कौन सुनता है। अब तुम नहीं सुनोगे तो मुझे विमला आंटी के पास मजबूरन जाना ही पड़ता है ना। अगर तुम टीवी ला दो तो मैं रवि को विमला आंटी के पास जाने भी ना दूं और उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी। कहाँ से लाऊं इतना महंगा टीवी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इस गरीबी में मैं अपना घर कैसे चलाऊं। अब महेश सोचते हुए काम पर जाता है और काम करते हुए भी बहुत परेशान रहता है। और महेश को परेशान देखकर उसका मालिक उससे कहता है, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? साहब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, उसे पढ़ने के लिए कहता हूँ तो वो पड़ोसन के घर जाकर टीवी देखने लगता है। और मैंने उसे वहाँ जाने से मना किया तो कहता है पहले घर में टीवी लाओ तभी पढ़ूंगा। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मेरे स्टोर रूम में एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पड़ा हुआ है, आज ही उसे अपने घर ले जाना। अब महेश तो अपने घर टीवी लाने ही वाला था, लेकिन इधर विमला चंदा से परेशान थी, जिस वजह से वो टीवी का केबल ही निकाल देती है और सबको कहती है कि टीवी खराब हो गया। अब चंदा इधर विमला के घर टीवी न चलने की वजह से उदास तो थी ही, लेकिन तभी महेश घर पर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लेकर आता है। ये देखकर चंदा और रवि बहुत खुश हो जाते हैं और चंदा अपने पति महेश को कहती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम हमारे लिए टीवी लेकर आओगे। हाँ हाँ ले आया, वरना तुम लोगों को तो विमला काकी के घर रहने में बड़ा मजा आता है। उनकी तो आप बात ही मत करो। आज जब मैं टीवी देखने गई तो उन्होंने टीवी का केबल ही निकाल दिया और फिर हम सब वहाँ से चले आए। मैंने सोचा ही था कि अब नहीं जाऊंगी मैं विमला काकी के घर। अब महेश जैसे ही टीवी लगाता है, चंदा रवि इंतजार कर रहे थे कि टीवी चले और टीवी के सामने वो नीचे चटाई बिछाकर भी बैठ जाते हैं। और जब टीवी चलता है तो सब हैरान थे, क्योंकि टीवी तो ब्लैक एंड व्हाइट था, जिसे देखकर रवि अपने पापा से कहता है, पापा आप भी ना, ये कौन सा अंधेरा से दिखने वाला टीवी लेके आ गए आप। अब तो पता ही नहीं चल रहा किसने क्या पहना है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है तो लल्ला, न जाने ये कैसा टीवी है। विमला आंटी का ही टीवी ठीक है, कम से कम सब कुछ साफ तो दिखता है। अब ये आ गया है तो घर में सब यही टीवी देखेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। जी सुनिए, लल्ला को कार्टून देखना है, जरा एंटीना हिला दीजिए, सिग्नल नहीं मिल रहा। ठीक, तुम बताना, मैं ऊपर जाता हूँ, लेकिन जल्दी करना जो भी करना, वो मुझे बाथरूम जाना है। अब महेश छत पर जाता है और जैसे ही एंटीना हिलाता है वैसे ही सिग्नल आ जाता है और छोड़ने पर चला जाता है, जिस वजह से वो महेश को 1 घंटे तक एंटीना पकड़े चंदा खड़े रहने को कहती है। लेकिन महेश को तो टॉयलेट जाना था, जिस वजह से वो एंटीना छोड़ देता है। और जब वो नीचे आता है तो देखता है कि उसकी बीवी ने खाना ही नहीं बनाया। अब महेश अपनी पत्नी से कहता है, क्या बात है, आज खाना भी नहीं बना है। टीवी इसलिए नहीं आया है घर में कि तुम लोग काम छोड़कर इसमें घुस जाओ। रात वाला खाना होगा, खा लो और चले जाओ काम पर, हमारी चिंता मत करो। महेश सोचता है कि उसके घर में टीवी आ जाएगा तो घर की स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन यहाँ का माहौल तो और ज्यादा बदल गया है और चंदा को काम करने का मन ही नहीं करता था और रवि को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही समय बीतता है और रवि के स्कूल से उसके एग्जाम का रिजल्ट आता है, जिसे देखकर टीचर महेश को स्कूल बुलाकर कहती है, आपका लड़का सभी सब्जेक्ट में फेल हो गया, इसे आप घर पर पढ़ाते नहीं है क्या? यहाँ आकर बस गाने गाता रहता है और इसने एक पेपर में भी शीला की जवानी गाना लिखा है। जी मैडम,
लगता तो बिल्कुल नहीं है ये नालायक, लेकिन अब से मैं इसे पढ़ने लिखने के लिए जरूर कहूँगा। अब महेश को बहुत ही गुस्सा आता है कि ना तो उसका बेटा पढ़ रहा है और ना ही उसकी बीवी के घर का कामों में मन लग रहा है। और महेश घर आता है तो देखता है कि उसका बेटा रवि, उसकी बीवी और कई सारे बच्चे बैठकर टीवी देख रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। ये देखकर महेश उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को उठाकर पटक देता है और वो टूट जाता है। ये देखकर चंदा अपने पति से कहती है, जी क्या हुआ? कोई गलती कर दी क्या मैंने? आपने अपना गुस्सा टीवी पर क्यों निकाला? तुमने कोई गलती नहीं की, गलती तो मैंने की जो तुमसे शादी कर ली। गलती तो ये भी की मैंने कि घर में ये टीवी लगवाया ताकि तुम सुधर जाओ, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। अपने इस निकम्मे बेटे से पूछो किस सब्जेक्ट में पास हुआ है ये। मेरा बेटा तो सब सब्जेक्ट में पास होगा। कैसी बात करते हैं आप? माँ, मैं ना सब सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ। जिस गुस्से में महेश टीवी तोड़ देता है। महेश अपने परिवार को खुश तो रखना चाहता था, लेकिन उन खुशियों का उसकी बीवी और बच्चे फायदा उठा लेते थे।